हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो सीटेट क्लास है उसका अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण, सबसे पहले तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके डिटेल को पढ़ेंगे। देखिए, वंशानुक्रम को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है वंशानुक्रम और एनवायरमेंट होता है वातावरण। ठीक है। अब देखिए, हेरिडिटी वंशानुक्रम क्या होता है। जब आनुवांशिक, आनुवांशिक को कहते हैं अंग्रेजी में जेनेटिक्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में आनुवांशिक को? जेनेटिक्स। जब आनुवांशिक गुण, अब आनुवांशिक गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि। अब इनको समझिए। देखिए, आँख का रंग या आँख की साइज, आँख का आकार, जैसे कि किसी की आँख थोड़ी भूरी होती है तो कहते हैं ना कि इसकी आंखें इसकी माँ पर गई है, या फिर इसकी आंखें इसकी पिता पर गई हुई है। ठीक है। किसी की नाक लंबी होती है थोड़ी, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की नाक जो है बीच में से दबी हुई होती है। तो इस नाक में अलग अलग तरीके का गुण होना, ये क्या होता है कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इन सब से आते हैं ये गुण। तो जो पिछली पीढ़ियों से, मतलब कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परदादा परदादी हैं, उनसे जो गुण आते हैं हम में, जो गुण जो संतान में आते हैं, उन गुणों को ही आनुवंशिक गुण कहा जाता है। जैसे रंग होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग काला होता है, किसी का रंग मीडियम होता है, मध्यम रंग का होता है। चिंतन, सोचने की अलग अलग क्षमता होती है सभी व्यक्तियों में। कोई धीमी गति से सोच पाता है, कोई तेज गति से सोच पाता है। अब जैसे कि 63 और 37 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है? तो 100 होता है। लेकिन किसी के सोचने का अलग तरीका है। कोई 60 + 30 जोड़ता है पहले, तब 90 करके उसमें फिर अलग फिर 10 जोड़ता है तो 100 करता है। किसी में 63 37 डायरेक्ट जोड़ देता है। तो सबकी अलग अलग चिंतन है, सबकी अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। ठीक है। अब लंबाई, लंबाई भी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे कि किसी की लंबाई, कोई छोटा हो जाता है, कोई ठिगना रह जाता है बौना, कोई लंबा बढ़ जाता है ज़्यादा ही कुछ। किसी की लंबाई जो होती है अपने माता पिता से भी लंबाई हो जाती है। तो लंबाई जब किसी की जो संतान है, कोई संतान, उसकी लंबाई माता पिता से अधिक तब होती है जब उसकी जो दादा परदादा या फिर उसके जो और भी जो पहले वाली पीढ़ी के लोग हैं, उनमें से किसी की लंबाई जो है ज़्यादा रही होगी। तो वो पीढ़ी की पिछली पीढ़ियों के गुण जो होते हैं, वो जब अगली पीढ़ियों में संतान से दूसरी संतान में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक दूसरे में जो स्थानांतरण होते हैं, तो उनको आनुवंशिक गुण कहा जाता है। अब आनुवंशिक गुण में भी आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई और बुद्धि भी हो जाती है। बुद्धि का IQ लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है सब में। तो ये सब जो आनुवंशिक गुण हैं, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। मतलब कि एक वंशानुक्रम, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रम वाइज, एक पीढ़ी से एक दूसरे में क्रम वाइज, एक से एक में, पहले परदादा से माता पिता में आएंगे, माता पिता से संतान में आएंगे, इस तरीके से क्रम में जो है आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है, स्टैटिक, स्थायी होता है। इसमें कोई चेंजेज नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि किसी की आंखें जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं, अगर उसकी आंखें उसकी माता पर डिपेंडेड है, मतलब उसकी माता से मिलती जुलती है, माँ से मिलती जुलती हैं, तो उसकी आंखों को हम चेंज नहीं कर सकते कि उसकी आंखों की साइज़ को बढ़ा दें, बढ़ा नहीं सकते। तो वो स्थायी हो गई, स्टैटिक्स हो जाते हैं, फिक्स्ड है कि उसकी आंखों की लंबाई जो साइज़ है उसमें हम कोई परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार से किसी की लंबाई जो होती है उसमें भी हम जो है परिवर्तन नहीं कर पाते। लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि लंबाई जो होती है वो आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करती है, हमारी माता पिता परदादा दादी पर निर्भर करती है। इसी तरीके से हम जो सोचने की क्षमता, नाक, रंग जो है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर हम सीधी बात करें तो वंशानुक्रम जो होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है। आपने देखा होगा जो विदेशी लोग आते हैं वो गोरे रंग के होते हैं, उनकी आंखें भूरी भूरी होती हैं। ठीक है। तो सारे विदेशी ही ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जेनेटिक्स ट्रांसफ़र होता है, जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, आनुवंशिक गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है, जीन्स होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो पिछली पीढ़ी वाले व्यक्तियों को भी इसी तरीके से नहीं दिखाई देता था, और उन विदेशियों को इसी तरीके से जो है वो उनके आँखों का रंग और उनके जो शरीर का रंग है वो गोरा होता है, लेकिन उनको धूप में थोड़ा कम दिखाई देता है। ठीक है। देखिए, आनुवांशिकता को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में देखा जा सकता है जो एक सीमा का आधार निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का विकास वास्तव में पर्यावरण के समर्थन और अवसरों द्वारा आकार लेता है। अब हेरिडिटी से तो विकास होता है,
लेकिन कि पिछली पीढ़ी से जो बच्चे हैं वो उसी के अनुसार विकसित होते हैं जो गुण आए। जैसे कि माता पिता अगर मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा हो जाता है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए बच्चे को भोजन ही नहीं मिल रहा, कुपोषण का शिकार है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा इतना मोटा नहीं हो पाएगा जितना कि उसके माता पिता हैं। ठीक है, तो वातावरण का भी बहुत इफेक्ट, पर्यावरण का बहुत अच्छा जो है इफेक्ट पड़ता है विकास पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं। देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जो हमारे चारों तरफ का माहौल है, जो परिवेश है, वही एनवायरनमेंट वातावरण कहलाता है। जैसे कि घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन, शुद्ध वायु, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो भी हम आसपास जो होते हैं समाज है, वो सारा पर्यावरण में आता है। अब एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, चेंजेबल, परिवर्तनशील है। अब एनवायरनमेंट परिवर्तनशील है कैसे। आज हम घर पे रहते हैं इस गांव में, मान लीजिए हो सकता है कि हम अगली पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई के लिए हमें कहीं और दूसरे शहर में जाना पड़े, हमारे पड़ोसी भी चेंज हो जाएं, और हमारा भोजन है, आज ये है सर्दियों का भोजन, हम जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी खाते हैं, तो इस तरीके से और फिर गेहूँ की रोटी खाते हैं गर्मियों में, तो इस तरीके से हमारा जो भोजन है वो भी चेंज होता है, डायनामिक है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है भोजन। ठीक है, इसी तरीके से स्कूल भी चेंज करते हैं हम, जैसे कि हाई लेवल की एजुकेशन के लिए हम किसी अच्छी स्कूल में जाते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट है वो चेंजेबल है। और मानव विकास जो होता है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वंशानुक्रम वातावरण कैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। कैसे, अगर हेरिडिटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वंशानुक्रम वातावरण का इफेक्ट कम होगा, और वातावरण का इफेक्ट अगर वातावरण का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हेरिडिटी का इफेक्ट कम होगा। इस तरीके से बढ़ते, क्योंकि दोनों का गुणनफल जो होता है 100% होता है। एक अगर 75% है, ये 75% है तो ये 25% रहेगा, ये 50 तो ये भी 50, दोनों का जो गुणनफल है वो 100% रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम भाग के एक हिस्से के रूप में देखा जाए तो 1 रहेगा, और परसेंटेज के रूप में 100% रहेगा। ठीक है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल रूप होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें जो है 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं। पहली बात तो गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 जोड़ी होती है, और वो 23 जोड़ी होते हैं। इसके अलावा अब गुणसूत्र जो होते हैं 46, ये 2 तरीके में बटे हुए होते हैं। एक होता है अलिंग गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अब देखिए अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, वो क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, और जो महिला और पुरुष दोनों में उनकी संख्या समान होती है, तो इनकी संख्या होती है 44, या फिर जो होते हैं ये 22 जोड़ी होते हैं। इसी तरीके से लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या होती है या तो 1 जोड़ी होती है, या फिर इनकी संख्या होती है 2। तो लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र में एक अंतर यही है कि अलिंग गुणसूत्र तो लिंग का निर्धारण नहीं करते, ए का अर्थ होता है नहीं, और लिंग का निर्धारण नहीं करते हो, वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। इनकी संख्या 44 या फिर 22 जोड़ी होती है। और लिंग गुणसूत्र वे होते हैं जिनसे लिंग का निर्धारण होता है, इनकी संख्या 1 जोड़ी या फिर 2 होती है। लिंग गुणसूत्र 2 तरीके के होते हैं, XX और XY। देखिए अब हम डिटेल से डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं। देखिए XX और XY के बारे में अगर हम डिटेल से बात करते हैं तो मेल में होता है XY और XX क्रोमोजोम होते हैं फीमेल में। इन दोनों में भी सिर्फ एक क्रोमोजोम का अंतर होता है, वो होता है Y और X का। मेल में Y क्रोमोजोम होता है जबकि फीमेल में X क्रोमोजोम होता है। अब अगर हम देखिए कि लड़का और लड़की पैदा कैसे होते हैं, किस तरीके से डिटेल बनती है, तो देखिए पिता में XY और माता में XX क्रोमोजोम होते हैं। पिता का X क्रोमोजोम आया और माता का ये वाला X क्रोमोजोम आया, जब दोनों मिले तो क्या बना XX, और XX बनेंगे तो वो किससे मिलते जुलते हैं, फीमेल से मेल जुल खाते हैं, माता से मिलते जुलते हैं, तो पुत्री पैदा होगी। ठीक है, अब पिता का यही वाला X क्रोमोजोम ले लिया हमने और माता का दूसरा वाला X क्रोमोजोम लिया, तो भी क्या हुआ, XX बने, और वे किससे मिलते जुलते हैं, माता से, तो पुत्री उत्पन्न हुई। अब हमने पिता का Y क्रोमोजोम बदला और माता के एक क्रोमोजोम से X से क्रॉस करवाया। ठीक है, तो X से Y क्रोमोजोम आया जो पिता के गुणों से मिलते जुलते हैं, क्रोमोजोम से मिलते जुलता है, तो पुत्र उत्पन्न हुआ। अब पिता का वही क्रोमोजोम ले गया वही वाला, और माता का दूसरा X क्रोमोजोम लिया, तो XY हुआ और पुत्र उत्पन्न हुआ।
तो मतलब कि अगर सीधी सीधी बात पूछे तो 2 लड़की और 2 लड़के उत्पन्न होने की संभावना होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक पिता और एक माता से उत्पन्न संतानों की संभावनाएं क्या है, तो संभावना अगर परसेंटेज में पूछता है तो 50-50% होती है, क्योंकि 2 लड़के और 2 लड़की हुए तो 50-50% है। और अगर अनुपात पूछे दोनों का तो 1:1 रेशियो होता है, क्योंकि 2 लड़कियां हैं 2, है ना, और 2 ही लड़के उत्पन्न होने की संभावना, तो कट जाएंगे तो अनुपात का संभावना कितनी आ जाएगी, 1:1। और वहीं अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाता है चारों का, 200 नहीं 100 तो चारों का 100% हो जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 2 लड़कियां हैं तो 2 के हिस्से में कितना आ जाता है 50, और 2 पुत्रों के हिस्से में 50, तो 50% लड़की के और 50% पुत्रों के संभावना उत्पन्न होने की है। ठीक है, अब हम उनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, पहला सिद्धांत है प्रत्यागमन का। प्रत्यागमन का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन का मतलब होता है उल्टा होना, प्रतीक होना, प्रत्यागमन मतलब उल्टा होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विपरीत गुणों वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि तेज बुद्धि वाले माँ बाप हैं उनके तो कम बुद्धि वाली संतान हो जाती है, और जिनके कम बुद्धि वाले बच्चे हैं माँ बाप उनके तेज बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए एक डॉक्टर हैं दोनों माता पिता, और उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, नालायक हो गए मान लीजिए, जिनके पढ़ते नहीं है तो वो डॉक्टर भी नहीं बनेंगे। दूसरी बात, किसी का जो खेत में किसान है वो गरीब परिवार का है, बेचारा ना पढ़ा लिखा हुआ है, सिर्फ जो है कुछ हिसाब किताब भी नहीं रख पाता, तो उसके बच्चे कभी कभी इतने इंटेलिजेंट एबिलिटी वाले हो जाते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर तक बन जाते हैं, इंजीनियर तक बन जाते हैं। तो कम बुद्धि वाले के अधिक बुद्धि वाले बच्चे होना और अधिक बुद्धि वाले के कम बुद्धि वाले बच्चे होना प्रत्यागमन का सिद्धांत में आता है। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि जब बच्चे में पिछली पीढ़ी के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, कभी कभी नाना नानी के भी आते हैं, क्योंकि माँ किसकी है, नाना नानी की पुत्री, तो नाना नानी के भी आते हैं गुण। तो ये सभी जो गुण आते हैं तो वो गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है, बायोमेट्री थ्योरी कहलाता है। ठीक है, बीजमैन का सिद्धांत क्या है, देखिए माता पिता से जो प्राप्त बीज कोष है, बीज कोष का मतलब जो कि माता पिता से जो जेनेटिक्स गुण आते हैं वो संतान में कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सड़दादा और सड़दादी से गुण आए दादा दादी में, दादा दादी से किस में आए, माता पिता में, माता पिता से जो गुण आए वो गुण किस में आएंगे, संतान में, संतान से जो गुण है वो आगे इसी तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला सिद्धांत है ग्रेगर जोहन मेंडल का सिद्धांत। देखिए ग्रेगर जोहन मेंडल क्या कहते हैं, पहली बात तो कि ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं उनको प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। अब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखिए लेते हैं एक बार यहाँ पर। देखिए पहली बात तो इनने जो लक्षण लिया था वो था फली का रंग। तो फली के जो इन्होंने एक तो ली थी हरे रंग की और दूसरी ली थी पीले रंग की। जो प्रभावी लक्षण था वो हरा लिया और अप्रभावी लक्षण पीले रंग का लिया। आकृति की बात कर लेते हैं फली की, तो फली का जो आकृति उसका प्रभावी लक्षण लिया था फूली हुई और अप्रभावी लक्षण लिया सिकुड़ी हुई। बीज का रंग इन्होंने लिया था प्रभावी लक्षण पीला और अप्रभावी लक्षण हरा। अगला है बीज की आकृति, तो प्रभावी लक्षण गोल लिया था और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार लिया था। गोल तो बिल्कुल इस तरीके से होता है और झुर्रीदार जो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पुष्प का रंग जो है बैंगनी लिया था, दूसर नहीं, और अप्रभावी लक्षण श्वेत लिया था। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अप्रभावी लक्षण अग्रस्त ली थी। कक्षस्थ कहते हैं इसे अक्षीय और इसे कक्षस्थ। पादप की लंबाई प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना लिया था। तो इस तरीके से जो है मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे और उन पर प्रयोग करके जो है आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर वंशानुक्रम और जो वातावरण का है वो कंप्लीट होता है। बाकी अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे।